नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल लिया है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 11 फरवरी तक जारी रहेगी। नामांकन की जांच 14 फरवरी को होगी, जबकि 16 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। नामांकन से पहले सीएम ने ट्वीट कर गोरखपुर को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं आज अपने गोरखपुर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। महायोगी जी की तपोभूमि और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की स्रोत क्रांति भूमि गोरखपुर को कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। सीएम योगी ने आज सवेरे महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए 1000 प्रतिनिधि के बीच चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जनसभा में शामिल होंगे। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज योगी आदित्यनाथ नामांकन अपना भरेंगे। इसी पर पूरी जानकारी के साथ अमर राय हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। अमर, क्या जानकारी अभी तक पूरी मिल पा रही है? जी मैम, जी बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुबह का जो शेड्यूल रहा वह पुराने बाती ही रहा और उन्होंने सुबह पहले उठ के 8 बजे रुद्राभिषेक पर साधना की। उसके बाद से उन्होंने गोरखपुर से वहां से निकल कर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पे उन्होंने अमित शाह को रिसीव किया और अभी रिसीव करके अभी एमपी इंटर कॉलेज पे पहुंचेंगे। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह बिजली के आला अधिकारी वगैरह मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट में 12:15 पे करीब पहुंचेंगे और वहाँ कक्ष नंबर 24 में वो अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान वो बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन करने के बाद वहां से सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षा जगत, उद्योग और जगत के सभी प्रवक्ताओं के साथ ना ये वहाँ पे हरिओम नगर की कॉलोनी में जाके वहाँ पे चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। जी, तो यानी करीब 12:15 बजे आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ आप अपना आज नामांकन भरेंगे। इसी के साथ जानकारी ये भी है कि करीब शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए करीब 1000 प्रतिनिधि भी हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी, उनके साथ भी जनसभा में वो शामिल होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। जी 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 जी, मैंने जैसा बताया कि आपको कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रबुद्ध वर्ग जो है उनके साथ है और व्यापारी, शिक्षा जगत से सभी उद्योगजमियों से भी कई लोग हैं उनके साथ, जो कि नामांकन करने के बाद से शक्ति प्रदर्शन के लिए हरिओम नगर में लोगों के पास जाएंगे और वहां पे शक्ति प्रदर्शन करेंगे और लोगों को संबोधित करते हुए वोट की अपील करेंगे। ठीक है अमर, आप नजर बनाए रखें, आपसे हम और जानकारी भी लेंगे। तो जैसा कि नामांकन आज भरने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि करीब 12:15 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे अपना नामांकन भरने के लिए। उस दौरान वो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। गोरखपुर सदर सीट से आज योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन भरने वाले हैं और ये भी आपको बता दें कि आज अपना नामांकन भरने के साथ ही साथ वो लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। जनसभा संबोधन का भी उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की दोपहर 1 बजे वर्चुअल रैली जन चौपाल में यूपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस रैली से अलीगढ़ समेत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा के लोग जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री की यह दूसरी वर्चुअल रैली है। रैली में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभा क्षेत्र के लोग इससे जुड़ेंगे। रैली 122 मंडलों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सीधे तौर पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का जुड़ाव होगा। रैली का संचालन प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया जाएगा। प्रदेश भर से कार्यकर्ता और आमजन भी प्रधानमंत्री को विभिन्न माध्यमों से सुन पाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे। रैली में अलीगढ़, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोलशहर और इगलास विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। रैली का लिंक विधानसभा क्षेत्र के स्मार्टफोन वाले सभी लोगों को भेजा जा रहा है। इसके अलावा मेरठ की सिवाल खास, सरधना,
हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। बताते चलें कि इससे पहले खराब मौसम के कारण उत्तराखंड में होने वाली पीएम की वर्चुअल रैली को स्थगित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जालौन में एक दिवसीय दौरा है। जेपी नड्डा जालौन में कोच और उरई में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के माधोगढ़ और उरई विधानसभा के प्रत्याशी के लिए नड्डा वोट मांगेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपाइयों ने कोंच और उरई में पूरी तैयारी कर ली है। बताते चले कि जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। इसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगी हैं। इस क्रम में नामांकन के बाद माधोगढ़ बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद्र निरंजन और उरई प्रत्याशी गौरी शंकर वर्मा के जन समर्थन में ये पहली जनसभा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ये पहला जालौन दौरा है। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव आयोग ने न सिर्फ 1000 लोगों को ही रैलियों में आने की अनुमति दी है, इसे लेकर ही खास तौर पर बीजेपी की तरफ से ध्यान भी रखा जाएगा, जिससे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कतई न हो। और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जोया के गांव जोई में स्थित मैदान में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। गुरुवार को खराब मौसम के बीच बसपाई जनसभा की तैयारियों में जुटे रहे। वहीं पुलिस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। बसपा की जिले में पहली बड़ी चुनावी रैली है और पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अमरोहा रोड स्थित जोई गांव के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। इनमें से जिस अंधविश्वास की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये कि जो भी सीएम नोएडा आता है वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता या फिर उसकी सरकार नहीं बनती है। पहले इस मिथक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा पहुंचे हैं। इससे पहले 2012 में वो आखिरी बार नोएडा आए थे। 2014, 17 और 19 के चुनाव में वो नोएडा आने से बचते रहे, लेकिन 2022 के चुनाव से ऐन पहले उन्होंने नोएडा आकर उस मिथक और अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। रात करीब 11 बजे अखिलेश यादव दादरी के लोहाली टोल प्लाजा पहुंचे। लोहाली टोल प्लाजा पहुंचने के बाद उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद करीब 1 बजे वो नोएडा के पृथला चौक पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। यहां ढोल नगाड़ा और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। लोग बहुत खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। रात 11 बजे जयंत के साथ अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे हैं। करीब 10 साल का लंबा अंतराल जिसके बाद वो नोएडा पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, खुश नजर आए। तो 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें कि एक कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी था कि नोएडा पहुंचने पर या तो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी सरकार ही नहीं बन पाती है। तो इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भी मानते थे और इसीलिए पहले कभी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने नोएडा का रुख नहीं किया। लेकिन अब 10 साल बाद इस मिथक से परे उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की है और रात 11 बजे वो जयंत चौधरी के साथ नोएडा पहुंचे। नोएडा पहुंचने के बाद की तस्वीरें हैं। टोल प्लाजा पहुंचे जहां पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, खुशी, उमंग भी नजर आई। अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों का इतना हुजूम देखकर अखिलेश यादव भी बहुत खुश नजर आए, प्रसन्न नजर आए। जयंत चौधरी भी उनके साथ थे। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की, उनका भव्य स्वागत भी किया। तो 10 साल बाद जब अखिलेश यादव पहुंचे नोएडा तो वहां क्या नजारा रहा वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नोएडा पहुंचने के बाद अखिलेश भी बहुत खुश नजर आए। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था उससे यह देखते ही बन रहा था कि यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के वो सामने आ गए। दरअसल तीनों नेता गुरुवार को बुलंदशहर पहुंचे थे और
एक और जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त समाजवादी विजय यात्रा चल रही थी, तो वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही थी और इस दौरान तीनों दलों के समर्थकों में खासा उत्साह देखते ही बन रहा था। तीनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जब नेताओं का काफिला आमने सामने आया तब अखिलेश और जयंत रथ के अंदर थे। हालांकि प्रियंका गांधी का काफिला सामने आते ही वो बस की छत पर आ गए और वहीं से अभिवादन किया। प्रियंका गांधी ने भी उनके अभिवादन का जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने भी प्रियंका, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है। सपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, बुलंदशहर की बुलंद आवाज, अब की यूपी में होगा बदलाव। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर में रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में हाथरस जैसी घटना हुई जहां रेप करके पीड़िता की हत्या कर दी गई। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि जैसे हाथरस में पीड़िता के शव को जलाया गया, वैसे ही बुलंदशहर में पीड़िता के परिवार पर दबाव डालकर रात में शव को जलवाया गया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि परिजन कह रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, लेकिन बुलंदशहर की पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने परिवार को आश्वासन दिया है। प्रियंका ने कहा कि उन्हें न्याय दिलाएंगे। परिजन प्रशासन से असंतुष्ट हैं। पुलिस ने उचित धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया था। परिवार को अब तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली है। और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं, पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे, लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए, और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। एफआईआर की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है। डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिली हुई है। और एक यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो हैं, उनका बार बार लगातार फ़ोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर, और इसको दबाया जा रहा है। और यूपी में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एआईएमआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली ओवैसी की गाड़ी के दरवाजे पर लगी। यह हमला तब हुआ जब ओवैसी मेरठ से एक जनसंपर्क अभियान से दिल्ली लौट रहे थे। बताते चलें कि ओवैसी की गाड़ी जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़ गाजियाबाद खंड पर चिजारसी टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई, हमलावरों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग शुरू की। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले 2 लोग थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान सचिन के तौर पर हुई है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ने मीडिया के सामने पूरे हमले की कहानी बयां करते हुए बताया कि वो कैसे बचे और जांच की मांग ओवैसी की तरफ से की जा रही है। मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ है, जब निकल रहे तो एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर
2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई। और आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए 19 और प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और पार्टी कुल 343 प्रत्याशी अभी तक घोषित कर चुकी है। गोरखपुर, देवरिया और प्रयागराज समेत लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से भी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। पार्टी विधानसभा सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की 8वीं सूची में लखनऊ के बख्शी का तालाब से डॉक्टर एसपी पांडे, बलरामपुर से उदय चंद पासवान, बलरामपुर के तुलसीपुर से हिदायतुल्ला शाह, बस्ती के रुदौली से पुष्कर आदित्य सिंह को टिकट मिला है। तो वहीं इस सूची में चंदौली के चकिया से रविशंकर पहलवान, देवरिया के रामपुर कारखाना से कौशल किशोर मणि का नाम शामिल है। बात करेंगे मौसम की। उत्तर प्रदेश में हुई बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के चलने से बारिश होने की वजह से ठंड में ठिठुरन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी अलग अलग क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही कोहरा भी पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी, हालांकि न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर बुधवार रात से ही दिखने लगा था। इसके बाद गुरुवार को तेज हवाएं चली, फिर गरज के साथ बारिश हुई। लखनऊ समेत कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 6 फरवरी तक सर्द हवाओं के साथ पश्चिमी और पूरब के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।